हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 के हमारे जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 5 जो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी उसको देखा था, 1967 का इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ 1967 के बाद हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिनोमेना हुए थे, जैसे डिफेक्शन का, ठीक है, कोलिशनल गवर्नमेंट का, इन सबको हमने डिस्कस किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे सेशन जो अच्छे लगे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। सो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको होता है कम से कम 5 स्टार होता है दे सकते हैं इस टॉपिक को। अगर इस चैप्टर से 4 या फिर 6 मार्क्स में कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसका पहला प्रेफरेंस जो होता है वो यही टॉपिक है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप इस टॉपिक को प्लीज पूरा अगर रट लीजिए, ठीक है, आपके 4 या फिर 6 मार्क्स जो होता है उस चैप्टर से आसानी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को होता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि नवंबर 1969 के अंदर हमारे देश की जो सबसे ओल्डेस्ट या फिर यूं कहें जो अब तक की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की रही है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बेसिकली नवंबर 1969 के अंदर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। कांग्रेस नवंबर 1969 के अंदर 2 पार्ट्स में जो होता है वो टूट जाती है, 2 पार्टी में जो होता है बढ़ जाती है। एक इसका जो फैक्शन होता है, ठीक है, पहला भाग जो होता है उसको नाम दिया गया था कांग्रेस ओ, ठीक है, पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है कांग्रेस आर, कांग्रेस आर। ये जो कांग्रेस ओ वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो कांग्रेस ओ होता है इसको लीड कर रहे होते हैं सिंडिकेट के लीडर्स, ठीक है, सिंडिकेट के लीडर्स इसको लीड कर रहे होते हैं। वहीं पे जो कांग्रेस आर होते हैं इसको लीड कर रही होती है, या फिर इसकी जो लीडर होती है वो होती है स्वयं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये नवंबर 1969 के अंदर जो था टूटी क्यों, ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस टूटी, या फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिंडिकेट लीडर जो है ये कौन है, इनकी क्या रोल रहा था कांग्रेस को तोड़ने में, वो सब कुछ होता है इस टॉपिक के अंदर होता है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण जो था कांग्रेस के 2 पार्ट में स्प्लिट होने का वो था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंडिकेट क्या है। ठीक है, सिंडिकेट जो होता है बेसिकली ये एक तरीके का ग्रुप है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। ये एक ग्रुप होता है, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल लीडर्स का। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि सिंडिकेट जो होता है ये बेसिकली बहुत ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही पावरफुल, या फिर आप कह सकते हो एक सीनियर मोस्ट लीडर्स का जो है एक ग्रुप होता है जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहता है। कांग्रेस पार्टी है उसी के अंदर एक पावरफुल, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल और सीनियर मोस्ट लीडर्स का जो होता है एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको हम सिंडिकेट जो होता है कहते हैं। इस सिंडिकेट के होता है बेसिकली लीडर होता है के कामराज जी जो होता है इसके लीडर होता है बेसिकली। ठीक है, जो सिंडिकेट ग्रुप होता है इसके बेसिकली लीडर होते हैं के कामराज जी। के कामराज जी जो था वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको याद भी रखिएगा क्योंकि 1 मार्क्स में मैप से आपसे पूछेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो सिंडिकेट का जो ग्रुप था और इंदिरा गांधी जी जो थी इनके बीच में जो होता है राइवलरी शुरू हो जाती है। ठीक है, इनके बीच में एक तरीके से राइवलरी शुरू हो जाती है, या फिर इन दोनों के बीच में जो होता है फाइट हो जाती है, ठीक है, झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो होती है वो 2 भागों में टूट जाती है। अब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में जो था लड़ाई क्यों हुई थी या फिर राइवलरी क्यों हुई थी उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सिंडिकेट जो था ये कांग्रेस पार्टी के अंदर सीनियर मोस्ट लीडर्स का जो था एक ग्रुप हुआ करता था, या फिर बहुत ही
प्रभावशाली, बहुत ही ताकतवर लीडर्स का था, ग्रुप हुआ करता था। तो हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अगर किसी ने सबसे बड़ी रोल जो था या फिर किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी तो खुद सिंडिकेट के लीडर्स थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट लीडर्स का था एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल जो था वो था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब मोरारजी देसाई के बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में कंटेस्ट होता है इलेक्शन के लिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जब कंटेस्ट होता है तब वहां पे सिंडिकेट लीडर्स ने जो था इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करके उनको प्राइम मिनिस्टर जो था बनवा दिया था। अब मैंने आपको उसके साथ साथ ये भी बताया था कि सिंडिकेट के लीडर्स ने इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनवाया था, क्योंकि आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी जो थी इनको पॉलिटिक्स के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, राजनीति या फिर प्रशासन के अंदर काम करने में इनको कोई बहुत ज्यादा जो था एक्सपीरियंस नहीं था, इनको कोई बहुत ज्यादा अनुभव जो था प्रशासन के क्षेत्र में या फिर पॉलिटिक्स के फील्ड में जो था नहीं था। ठीक है, इसलिए जो था इनको उस समय नोविस या फिर नौसिखिया भी जो था कहा जाता था। तो जो सिंडिकेट के लीडर्स थे इनको लगता था कि अगर हम इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो इंदिरा गांधी जी जिनको किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं काम करने का, तो ये हर काम जो है वो हमसे पूछ करके करेंगी। ठीक है, या फिर सिंडिकेट के लीडर्स को लगता था कि इंदिरा गांधी जी जो भी काम करेंगी, जो भी डिसीजन लेंगी वो हमारे गाइडेंस के अनुसार लेंगी, हम जो कहेंगे इंदिरा गांधी जी वही करेंगी, हम जो चाहेंगे वही वैसा वैसा इंदिरा गांधी जी करेंगी। ठीक है, या फिर सिंपली आप कह सकते हो ये लोग इंदिरा गांधी जी को समझ रहे थे कि हम इंदिरा गांधी जी को एक पपेट के रूप में, ठीक है, एक कठपुतली के रूप में यूज कर पाएंगे, ऐसा सिंडिकेट के लीडर्स को लगता था। लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जब इंदिरा गांधी जी जो होते प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो जैसा सिंडिकेट के लीडर सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी जी जो होते वो हमारे कंट्रोल में, ठीक है, हमारे अनुसार, हमारे गाइडेंस के अनुसार काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर दोनों में इंदिरा गांधी जी जो होती है अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को जो होता है मजबूत करना शुरू कर देती हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि इंदिरा गांधी जी जो होती हैं ये सिंडिकेट के जो लीडर्स होते हैं ये जो एडवाइस देते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, उनके एडवाइस के अनुसार जो था वो नहीं चलती हैं, बल्कि इंदिरा गांधी जी ने जो था अपने खुद के भरोसेमंद कुछ चुने हुए लोगों का जो था एक ग्रुप बना रखा था, अपने खुद के एडवाइजर्स का जो था, अपने खुद के पर्सनल एडवाइजर्स का जो था एक ग्रुप बना रखा था इंदिरा गांधी जी ने। और इंदिरा गांधी जी जो भी काम करती थी, ठीक है, जो भी फैसला लेती थी वो उसको सबसे पहले इन्हीं के साथ डिस्कस कर लेती थी या फिर इन्हीं से एडवाइस लेकर के इंदिरा गांधी जी काम करती थी। वह सिंडिकेट के एडवाइस पे या फिर सिंडिकेट के एडवाइस को बिल्कुल भी जो था नहीं लेती थी, ठीक है, उसके अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। ठीक है, सिंडिकेट के लीडर्स को इन्होंने एक तरीके से साइड लाइन कर दिया था या फिर आप कह सकते हो इनको इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। ना ही उनके कहने के अनुसार इंदिरा गांधी जी काम कर रही थी, ना ही उनसे सलाह वगैरह ले रही थी, कुछ भी जो था इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट के अनुसार नहीं कर रही थी। इसके वजह से क्या होता है, जब सिंडिकेट के लीडर्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता है, उसकी वजह से इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट के लीडर्स के बीच में जो होता है राइवलरी शुरू हो जाती है। ठीक है, पावर के लिए जो होता है राइवलरी शुरू हो जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में जो होता है फैक्शनल राइवलरी शुरू हो जाती है। और ये इसी की वजह से आगे चल करके इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट ये दोनों लोग जो था वो अलग हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी टूट जाती है। पहला कारण तो जो था वो ये था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट कि इंदिरा गांधी जी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे प्रभावशाली लीडर्स का ग्रुप था सिंडिकेट, उनके बीच में राइवलरी हो जाती है, फाइट हो जाती है, इसकी वजह से कांग्रेस टूट गया। दूसरा इसका कारण जो था वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर फाइनली बन जाती हैं, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो उनके सामने दो चैलेंजेस आते हैं। जब इंदिरा गांधी जी 1967 के चुनाव को जीत करके प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि इनको सिंडिकेट के लीडर से आजादी चाहिए थी। सबसे पहले इनको सिंडिकेट के लीडर से किसी तरीके से आजादी चाहिए थी। सिंडिकेट के लीडर्स, ठीक है, सिंडिकेट के लीडर्स का जो कंट्रोल था, जो उनकी अथॉरिटी थी, उससे जो था सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को आजाद होना था, अपने आप को उनसे अलग करना था। और दूसरा चैलेंज जो था वो ये था कि 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो पॉपुलैरिटी जो थी, जो अपना सपोर्ट था लोगों के अंदर,
और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, जिसको 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने खो दिया था, उसको दोबारा से रिस्टोर करना था। अगर आपको याद हो तो 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो ये जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, जो पॉपुलैरिटी, जो सपोर्ट लोगों में गिरता जा रहा था, इसको उनको दोबारा से रिस्टोर करके लाना था। ये 2 चैलेंजेस जो थे इंदिरा गांधी जी के सामने होते हैं, और इंदिरा गांधी जी ने जो था इन दोनों चैलेंजेस से, ठीक है, इन दोनों चैलेंजेस को डील करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया, ठीक है, बहुत ही बोल्ड स्टेप को उठाया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप को उठाया। देखिए, इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो इन दोनों चैलेंजेस से डील करने के लिए ये बहुत सारे जो है लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अपनाती हैं। लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से मेरा सिंपली मतलब जो है वो ये है कि इंदिरा गांधी जी हमारे कंट्री के अंदर जो पुअर है, जो बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर जो डाउन ट्रोडन है, ठीक है, जो बहुत ही पिछड़े जाति वगैरह से बिलोंग करते हैं, इन सबकी भलाई के लिए जो था इंदिरा गांधी जी बहुत सारी पॉलिसीज लाना शुरू कर देती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे नए नए पॉलिसीज जो होते हैं इन सबके भलाई के लिए, इन सबके वेलबींग के लिए, इन सबके डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी जी जो होता है बनाना शुरू कर देती हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी जो होती है उसको रिस्टोर कर सके, और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी जो है वो अपनी खुद की जो इमेज है, अपना खुद का जो सपोर्ट है लोगों में, अपनी खुद की जो पॉपुलैरिटी है उसको भी मजबूत कर सके। इसके लिए जो होता है इंदिरा गांधी जी ने कोई मई 1967 में ही जो था इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुलाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुलाने के बाद इन्होंने जो था 10 पॉइंट प्रोग्राम को था अपना लिया, ठीक है, 10 पॉइंट प्रोग्राम को अपनाया। इस 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर था बेसिकली 10 पॉइंट प्रोग्राम जो था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर था बेसिकली कोई 10 चीजों को था मेंशन किया गया था जिसके ऊपर इंदिरा गांधी जी को काम करना था, ठीक है। ये 10 चीजें जो थी वो कौन कौन सी थी, जैसे इसमें सबसे पहला जो था वो इन्होंने लैंड रिफॉर्म की बात की थी कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, हम फूड ग्रेन्स का जो है, जो अनाज वगैरह होते हैं उसका एक तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की थी फूड ग्रेन्स का। उसके साथ साथ जो था इन्होंने कहा था कि हम हाउसिंग फैसिलिटीज भी जो था देंगे लोगों को, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज जो था वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, घर वगैरह जो था पुअर को हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ जो था इन्होंने नेशनलाइजेशन की भी बात की, जो जनरल इंश्योरेंस है, जो जनरल इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे है, उन सबका जो था इन्होंने एक तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं उन सबका नेशनलाइजेशन करने की बात की। इसके साथ साथ इन्होंने बैंकों का भी जो था नेशनलाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने की बात जो थी वो कही थी इस 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, अब इन्होंने ये 10 पॉइंट प्रोग्राम क्यों अडॉप्ट किया था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी पॉपुलैरिटी सपोर्ट उसको वापस ला सके। अब जब ये सारे लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब इंदिरा गांधी जी लेकर के आती हैं, तो फॉर्मली, ठीक है, औपचारिक रूप से क्या था, जो सिंडिकेट के लीडर्स थे उन्होंने इन सारे लेफ्ट विंग प्रोग्राम को था या फिर लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को पास कर दिया, ठीक है। मंजूरी जो होता है वो सिंडिकेट के लीडर दे देते हैं, लेकिन वो इन सारे प्रोग्राम्स के ऊपर होता है सीरियस रिजर्वेशन की होता है डिमांड करते हैं, ठीक है। भले ही जो था उन्होंने इन सारे प्रोग्राम को औपचारिक रूप से जो था वो पास कर दिया, पास करना ही था क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी जी ने जो था इंट्रोड्यूस करा था, तो उनके पास जो था पास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो था इसके ऊपर एक सीरियस रिजर्वेशन की जो था वो डिमांड की थी, ठीक है। और इस लेफ्ट विंग प्रोग्राम की वजह से भी होता है कांग्रेस के लीडर जो होता है वो काफी ज्यादा, कांग्रेस के मतलब सिंडिकेट के जो लीडर्स होते हैं वो इंदिरा गांधी जी से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो ये जो लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम थे इसके वजह से भी जो होता है इंदिरा गांधी जी और जो सिंडिकेट के लीडर्स होते हैं उनके बीच में तनाव जो होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी के टूटने का, वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का, ठीक है। अभी तक जो था एक तरीके से इंदिरा गांधी जी के बीच में और सिंडिकेट के लीडर जो थे इनके बीच में ये जो फैक्शनल राइवलरी चल रही थी, ठीक है, जो फैक्शनल राइवलरी चल रही थी, ठीक है, दोनों के गुटों में ये जो लड़ाई चल रही थी पावर के लिए या फिर अथॉरिटी के लिए, आप कह सकते हो पावर अथॉरिटी को पाने के लिए, इन दोनों के बीच में इंदिरा गांधी जी के समर्थक और सिंडिकेट लीडर जो थे इनके बीच में जो ये फैक्शनल राइवलरी चल रही थी पावर और अथॉरिटी के लिए,
ये अभी तक जो था यानी कि 1969 से पहले जो था ये एक तरीके से छोटे मोटे लेवल पे आप कह सकते हो चल रही थी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेवल पे जो था चल रही थी, या फिर पार्टी के अंदर जो था ठीक है चल रहा था। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का आता है तब इंदिरा गांधी जी के बीच में और सिंडिकेट के लीडर के बीच में ये जो फैक्शनल राइवलरी होती है पावर को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, ठीक है, पावर अथॉरिटी पाने के लिए, ये फैक्शनल राइवलरी जो होती है वो 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान जो होता है आप कह सकते हो ये खुले मैदान में होने लगती है, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो लड़ाई होती है पावर के लिए अब खुले मैदान में जो होता है वो आ जाती है, ठीक है, आर या पार की स्थिति में जो होता है लड़ाई अब आ जाती है। पहले की तरफ छोटी मोटी लड़ाई नहीं रही थी, अब ये लड़ाई जो थी वो खुले मैदान पे एक तरीके से आती है दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है। देखिए अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से दोनों के बीच में ये जो फैक्शनल राइवलरी जो थी वो मजबूत क्यों हो जाती है या फिर अपने चरम स्तर पर क्यों आ जाती है, उसका कारण क्या था वो हम यहाँ पे होता डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि 1969 के अंदर हमारे देश के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ की वजह से हमारे देश की जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है ये हो जाती है खाली, ठीक है, ये हो जाती है वैकेंट। तो इस प्रेसिडेंट की पोस्ट को, ठीक है, जो खाली हो चुकी थी इसको फिल करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो 1969 के अंदर कराए जाते हैं। तो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, जो सिंडिकेट के लीडर्स होते हैं, सिंडिकेट के लीडर जो है ये इंदिरा गांधी जी के ऊपर अपना कंट्रोल पाने के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर अपना नियंत्रण पा सके, इसके लिए इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर इन्होंने अपने ग्रुप का जो था एक आदमी जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी जी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये उस समय के लोकसभा स्पीकर भी होते हैं और ये सिंडिकेट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सिंडिकेट के लीडर्स ने क्या किया, नीलम संजीवा रेड्डी जी को इन्होंने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल कैंडिडेट जो था वो घोषित कर दिया। जब 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिंडिकेट के लीडर्स ने अपने ही ग्रुप का एक आदमी जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि उस समय लोकसभा स्पीकर भी थे, उनको जो था कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट जो था घोषित कर दिया। मतलब कि इन्होंने कह दिया कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है नीलम संजीवा रेड्डी जी जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। अब मकसद इसके पीछे जो था वो ये था कि नीलम संजीवा रेड्डी जी जो थे वो सिंडिकेट के लीडर थे, तो और अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते तो एक तरीके से जो सिंडिकेट लीडर जो थे उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल जो था वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर आ जाता, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो भी पॉलिसी बनाती वो साइन करने के लिए कहां पे जाती, प्रेसिडेंट के पास जाती, ठीक है। तो मनी विल को छोड़ करके आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो वीटो पावर का भी होता है, पॉकेट वीटो, इसको भी होता है यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो था अगर प्रेसिडेंट जो होता है वो सिंडिकेट लीडर का हो जाता तो थोड़ा बहुत जो था वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर कंट्रोल जो था वो हासिल कर सकते थे सिंडिकेट के लीडर, इसीलिए इन्होंने जो था वो नीलम संजीवा रेड्डी जी को इस चुनाव में जो था वो खड़ा कर दिया अपनी तरफ से। अब इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो ये खेल समझ जाती हैं, ठीक है। जवाब में क्या होता है, इसके बदले में इंदिरा गांधी जी ने जो था उस समय हमारे कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था उस समय वीवी गिरी साहब थे, वीवी गिरी साहब जो थे, इसके जवाब में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जो था इससे बचने के लिए उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के वीवी गिरी साहब, इनको जो था इन्होंने सलाह दिया कि आप जो होता है वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाइए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाइए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। तो इन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो होता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में खड़े हो जाइए और मैं आपको जो है पीछे से जो है सपोर्ट करूंगी, ठीक है। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के थी और कांग्रेस पार्टी होने की वजह से उनको अपने कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करना था, लेकिन इन्होंने जो था वीवी गिरी जी को सीक्रेटली जो था, चुपचाप जो था, ठीक है, फॉर्मल रूप से इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पीछे से जो था वो वीवी गिरी साहब को जो था सपोर्ट कर रही थी। अब इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसी की जीत होनी चाहिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सिंडिकेट के लीडर्स ने अपने खुद का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का नीलम संजीवा रेड्डी जी, इनको जिताने के लिए जो था एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ठीक है। वो कदम जो था वो ये था कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एस निजालिंगप्पा जी, ठीक है, एस निजालिंगप्पा जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कामराज जी नहीं है, कामराज जी मत लिख दीजिएगा। जो उस समय के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं एस निजालिंगप्पा जी, इन्होंने
एक विप इशू कर दिया। विप क्या होता है आप समझ सकते हो, सिंपली एक तरीके का एक ऑर्डर जो था इन्होंने इशू कर दिया। और ऑर्डर जो था एक तरीके से सिंपल भाषा में ऑर्डर जो था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमपीज हैं और जितने भी एमएलएज हैं वो सब जो होता है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए ही जो होता है वोट करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो था जो सिंडिकेट के उस समय जो कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी जी को जिताने के लिए एक व्हिप इशू कर दिया, एक तरीके का एक ऑर्डर इशू कर दिया। और वो ऑर्डर जो था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमपीज हैं जितने भी एमएलएज हैं वो सब के सब जो होता है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं उनके लिए जो था वोट करेंगे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जी के लिए वोट करेंगे। यहाँ पे जो कंसाइज वोट का जो सिस्टम है, ठीक है, वोट ऑफ कंसाइज जो है, ठीक है, यानी कि अपने चॉइस के अनुसार जो होता है वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि आप सबको पता होगा कि वोट जो होता है वोट करने का अधिकार होता है वो वोटर्स को अपना खुद का होता है, वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ये जो इच्छा वाली बात जो थी, ठीक है, ये जो विश की इच्छा जो थी, ठीक है, जो विश जो था यहाँ पे कि आप जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं या फिर हम आप सिंपली कह सकते हो ये जो कंसाइज वोट का सिस्टम जो था यहाँ पे इसको उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, एस निजालिंगप्पा जी ने, और इन्होंने कह दिया कि नहीं आपको वोट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी जी के लिए ही करना है। लेकिन इसके बदले में फिर क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी जी जो होती हैं, इंदिरा गांधी जी ने जो था वो घोषणा कर दी कि नहीं यहाँ पे जो वोट ऑफ कंसाइज है इसको बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें वोट ऑफ कंसाइज ही होगा। इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की, उन्होंने घोषित कर दिया कि नहीं ये जो वोट ऑफ कंसाइज का सिस्टम है, वोट ऑफ कंसाइज सिस्टम के अनुसार ही जो होता है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वोटिंग होगी, यानी कि एमपीज और एमएलए जो होता है वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने जो था वो घोषणा कर दी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1969 का वो हो जाता है उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। और रिजल्ट जो था वो ये था कि जो इसमें जो नीलम संजीवा रेड्डी जी जो होते हैं, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जी जो होते हैं जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, ठीक है, ये हार जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वीवी गिरी जी, जिनको चुपचाप जो थे वो सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी जी, ये कांग्रेस पार्टी ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को 1969 के जीत जाते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, जो इंदिरा गांधी जी के पार्टी के कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, वो हार जाते हैं। और वीवी गिरी जी जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको चुपचाप जो इंदिरा गांधी जी सपोर्ट कर रही थी वो इसके अंदर जीत जाते हैं। अब इस रिजल्ट की वजह से क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्प्लिट जो होता है वो हो जाता है। जब इसका रिजल्ट जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का घोषित किया जाता है, उस रिजल्ट के बाद ही जो होता है कांग्रेस पार्टी जो होते हैं वो दो पार्ट में टूट जाती है। होता है यहाँ पे क्या है कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो है जो सिंडिकेट के लीडर होते हैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं एस निजालिंगप्पा जी, उनके ऊपर होता है आरोप लगाते हैं कि आपने जो है हमारी जो पार्टी की जो डिसिप्लिन है, ठीक है, पार्टी की जो डिसिप्लिन है या फिर आप कह सकते हो पार्टी का जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, हमारे पार्टी के जो सिद्धांत हैं उसको आपने जो था ब्रीच आउट किया है, ठीक है, उसको आपने तोड़ा है, उसका आपने उल्लंघन किया है। और इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी को ये लोग कांग्रेस पार्टी से निकाल देते हैं। देखिए सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, इंदिरा गांधी जी जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी की थी, तो उनका यहाँ पे पार्टी के डिसिप्लिन के अनुसार या फिर पार्टी के प्रिंसिपल के अनुसार जो है वो ये था कि उन्हें नीलम संजीवा रेड्डी जी को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया और वो जीत भी गया, और इनके जो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था वो हार गया। इसके वजह से जो था इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने जो है जो पार्टी के सिद्धांत हैं उसको तोड़ा है, उसको उल्लंघन किया है, और इसी के लिए इनको यहां से निकाल दिया जाता है। और इसी की वजह से नवंबर 1969 के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में टूट जाती है। एक होता है कांग्रेस आर जिसको खुद लीड कर रही होती है इंदिरा गांधी जी, और दूसरा होता है कांग्रेस ओ जिसको लीड कर रही होती है, जिसको सिंडिकेट के लीडर जो होता है वो लीड कर रहे होते हैं। कांग्रेस ओ मतलब कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। ठीक है, अब शुरू में क्या होता है, जो कांग्रेस ओ होते हैं, जो सिंडिकेट के लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस है ये बेसिकली ओल्ड कांग्रेस है। ठीक है, ये नेहरू जी की
लाल बहादुर शास्त्री जी की कांग्रेस है, और ये जो है ये न्यू कांग्रेस है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहते हैं कि ये जो ओ कांग्रेस है, कांग्रेस वो जो है यही जो है बेसिकली रियल कांग्रेस है। जो कांग्रेस 1885 के अंदर बनी थी, जो कांग्रेस जिसने 1947 में आजादी दिलवाई, जो कांग्रेस जिसके लीडर नेहरू जी थे, वही रियल कांग्रेस जो थी कांग्रेस ओ है। ये कांग्रेस आर जो है ये रियल कांग्रेस नहीं है। ठीक है, अब आगे चल करके लेकिन ऐसा बेसिकली ये सिस्टम पलट जाता है। आगे चल करके आप देखेंगे कि कांग्रेस ओ का ये जो दावा था कि कांग्रेस ओ जो है रियल कांग्रेस है, ये बेसिकली पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और कांग्रेस आर जो होती है ये रियल कांग्रेस के रूप में उभर करके आ जाती है इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में। अब कांग्रेस आर जो थी वो रियल कांग्रेस बनकर के कैसे उभरती है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।